अनुपमा ने आंखें खोली तो सिर दर्द से फटा जा रहा था। एक क्षण के लिए तो सब कुछ धुंधला सा लगा, मानो कोई डरावना सपना देख रही हो। उसने कहराते हुए इधर उधर देखने की कोशिश की थी। कमला, ओ कमला! उसने बेहद कमजोर स्वर में अपनी सेविका को पुकारा, लेकिन उसकी पुकार छत और दरवाजों से टकराकर लौट आई। कहाँ मर गई? कहते हुए अनुपमा ने सारी शक्ति जुटाकर उठने का यत्न किया। तभी खून में लथपथ अपने हाथ को देखकर उसे झटका सा लगा और वह सिर दर्द भूलकर खून खून चिल्लाती हुई दरवाजे की ओर भागी थी। अनुपमा की चीख सुनकर पड़ोस के दरवाजे खुलने लगे और पड़ोसिने रमा और रेखा दौड़ी आई थी। क्या हुआ अनुपमा? दोनों ने समवेत स्वर में पूछा। खून में लथपथ अनुपमा को देखते ही उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। अनुपमा अधिक देर तक खड़ी न रह सकी। वह दरवाजे के पास ही बेसुध होकर गिर पड़ी। तब तक वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। रमा और रेखा बड़ी कठिनाई से अनुपमा को उठाकर अंदर ले गई। वहां का दृश्य देखकर वे भय से कांप उठी। दीवान पूरी तरह खून से लथपथ था। अनुपमा के सिर पर गहरा घाव था। किसी भारी वस्तु से उसके सिर पर प्रहार किया गया था। रमा ने भी कमला को पुकारा था, पर कोई जवाब न पाकर वह स्वयं ही रसोई घर से थोड़ा पानी ले आई थी और उसे होश में लाने का यत्न करने लगी। रमा ने तुरंत अनुपमा के पति सुरेश को फोन कर सूचित किया। अन्य पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दे दी थी। सभी इस घटना पर आश्चर्य जाहिर कर रहे थे। बड़े से 5 मंजिला भवन में 30 से अधिक फ्लैट थे। मुख्य द्वार पर 2 चौकीदार दिन रात उस अपार्टमेंट की रखवाली करते थे। नीचे ही उनके रहने का प्रबंध भी था। इस प्रकार की घटना से सभी का भयभीत होना स्वाभाविक ही था। सुरेश आ गया। उसका ऑफिस अधिक दूर नहीं था, पर आज ऑफिस से फ्लैट तक पहुंचने का 20 मिनट का समय उसे एक युग से भी लंबा प्रतीत हुआ था। अपने घर का दृश्य देखते ही सुरेश के तोते उड़ गए। घर का सामान बुरी तरह बिखरा हुआ था। लोहे की अलमारी का शेल्फ खुला पड़ा था और सामान गायब था। कमला, कमला! सुरेश ने भी घर में घुसते ही उसे पुकारा था, पर उसे न पाकर एक झटका सा लगा उस भरोसे को जो उन्होंने कमला को लेकर बना रखा था। कमला को अनुपमा और सुरेश ने सेविका समझा ही नहीं था। वह घर का काम करने के साथ ही अनुपमा की सहेली भी बन बैठी थी। सुरेश का पूरा दिन तो दफ्तर में ही बीतता था। घर लौटने में रात के 9-10 भी बच जाते थे। अनुपमा से सुरेश का विवाह हुए मात्र 1 साल हुए थे। अनुपमा एक संपन्न परिवार की 2 बेटियों में सबसे छोटी थी। पिता बड़े व्यापारी थे। जीवन सुख सुविधाओं से बीता था। माता पिता ने भी अनुपमा और उसकी बहन मोनिका पर जी भरकर प्यार लुटाया था। अभाव किस चिड़िया का नाम है, यह तो उन्होंने जाना ही नहीं था। सुरेश का परिवार अधिक संपन्न नहीं था, पर उसके पिता ने बच्चों की शिक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। विवाह में अनुपमा के परिवार द्वारा किए गए खर्च को देखकर सुरेश हैरान रह गया। उस शानो शौकत को देखकर मित्र व संबंधी दंग रह गए थे। पर सबसे अधिक प्रभावित हुआ था सुरेश। उसने अपने परिवार में धन का अपव्यय नहीं देखा था। जहाँ जितना आवश्यक हो उतना ही व्यय किया जाता था, वह भी मोल तोल के बाद। सुंदर, चुस्त दुरुस्त अनुपमा गजब की मिलनसार थी। 1 साल में ही उसने इतने मित्र बना लिए थे जितने सुरेश पिछले 5 सालों में नहीं बना सका था। अब दिन रात मित्रों का आना जाना लगा रहता। माता पिता ने उपहार में अनुपमा को घरेलू साजो सामान के साथ एक बड़ी सी कार भी दी थी। सुरेश कार्यालय आने जाने के लिए अपनी पुरानी कार का ही इस्तेमाल करता था। अनुपमा अपनी मित्र मंडली के साथ घूमने फिरने के लिए अपनी नई कार का प्रयोग करती थी। मायके में कभी तिनका उठाकर इधर से उधर न रखने वाली अनुपमा ने मित्रों के स्वागत सत्कार के लिए इस फ्लैट में आते ही 3 सेविकाओं का प्रबंध किया था। एक घर की सफाई और बर्तन मांजने वाली, दूसरी कपड़े धोने और प्रेस करने वाली थी। कमला को अनुपमा ने रहने के लिए निचली मंजिल पर कमरा दे रखा था। वह भोजन बनाने, मित्रों का स्वागत सत्कार करने के साथ ही उसके साथ खरीदारी करने, सिनेमा देखने जाती थी। 4-5 माह में ही कमला कुछ इस तरह अनुपमा की विश्वास पात्र बन बैठी थी कि उसके गहने संभालने, दूध, समाचार पत्र आदि का हिसाब किताब करने जैसे काम भी वह करने लगी थी। कुछ दिनों के लिए सुरेश के माता पिता बेटे की गृहस्थी को करीब से देखने की आकांक्षा लिए आए थे और नौकरों का एक छत्र साम्राज्य देखकर दंग रह गए थे। उसकी माँ ने दबी जबान में सुरेश को समझाया भी था, बेटा, 2 लोगों के लिए 3 सेवक, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारा सारा वेतन इसी तरह उड़ा देगी। अभी से बचत करने की सोचो, नहीं तो बाद में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। माँ, अनुपमा हम जैसे मध्यम परिवार से नहीं है। उसके यहाँ तो नौकरों की फौज रखना साधारण सी बात है। हम उससे यह आशा तो नहीं कर सकते हैं कि वह बर्तन मांजने और घर की सफाई करने जैसे कार्य भी अपने हाथों से करेगी। सुरेश ने उत्तर दिया था, कपड़े धोने के लिए मशीन है बेटे। माँ बोली, सफाई के लिए भी एक ठीक है, पर
दिन भर घर में रहने वाली कमला मुझे फूटी आंखों नहीं भाती। कपड़े, गहने, रुपए, पैसे आदि की जानकारी उसे भी है। किसी तीसरे को इस तरह अपने घर के भेद देना ठीक नहीं है। उसकी आंखें मैंने देखी है, घूर कर देखती है सब कुछ। काम रसोई घर में करती है, पर उसकी नज़रें पूरे घर पर रहती है। मुझे तो तुम्हारी और अनुपमा की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी है। माँ, यह चिंता करनी छोड़ो, चलो कहीं घूमने चलते हैं। कमला 6 माह से यहाँ काम कर रही है, पर कभी एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। अनुपमा को तो उस पर अपनों से भी अधिक विश्वास है। सुरेश ने बोझिल हो आए वातावरण को हल्का करने का प्रयत्न किया था। रहने भी दो, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना भला बुरा समझते हैं। हम 2-4 दिनों के लिए घूमने आए हैं, तुम क्यों व्यर्थ ही अपना मन खराब करती हो? सुरेश के पिताजी ने बात का रुख मोड़ने का प्रयत्न किया था। क्या हुआ, सब ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हैं? तभी अनुपमा वहां आ गई थी। कुछ नहीं, माँ को कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। सुरेश हंसा था। बातें बाद में होती रहेंगी, हम लोग तो पिकनिक पर जाने वाले थे, चलिए ना, देर हो जाएगी। अनुपमा ने कुछ ऐसे स्वर में अनुनय की थी कि सब हंस पड़े थे। कमला ने चटपट भोजन तैयार कर दिया था, थर्मस में चाय भर दी थी। पर जब अनुपमा ने कमला से भी साथ चलने को कहा तो सुरेश ने मना कर दिया था। माँ पापा को अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें परिवार के सदस्यों के बीच गैरों की उपस्थिति रास नहीं आती। सुरेश ने समझाया था, मैंने सोचा था कि वहाँ कुछ काम करना होगा तो कमला कर देगी। ऐसा क्या काम पड़ेगा, फिर मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। सच तो यह था कि खुद सुरेश को भी परिवार में कमला की उपस्थिति हर समय खटकती थी, पर कुछ कहकर अनुपमा को आहत नहीं करना चाहता था। सुरेश के माता पिता कुछ दिन रहकर चले गए थे, पर सुरेश की आशा बुआ, जो उसी शहर में रहती थी, दशहरे की छुट्टी में अचानक आ धमकी थी। चूंकि सुरेश घर में सबसे छोटा था, इस कारण वह बुआ का विशेष लाडला था। अनुपमा से बुआ की खूब पटती थी, पर कमला को करता धरता बनी देख वह एक दिन चाय पीते ही बोल पड़ी थी, अनुपमा, नौकरों से इतना घुलना मिलना ठीक नहीं है। तुम्हें शायद यह पता नहीं है कि तुम अपनी सुरक्षा को किस तरह खतरे में डाल रही हो। आजकल का समय बड़ा ही कठिन है, हम किसी पर विश्वास कर ही नहीं सकते। मैं जानती हूँ बुआ जी, इसलिए तो मैंने किसी पुरुष को काम पर नहीं रखा। मैं अपनी कार के लिए एक चालक रखना चाहती थी। अधिक भीड़ में कार चलाने से बड़ी थकान हो जाती है, पर देखिए हम दोनों स्वयं ही अपनी कार चलाते हैं। आशा बुआ चुप रह गई थी। वह शायद बताना चाहती थी कि पुरुष हो या स्त्री, कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है। फिर भी उन्होंने अनुपमा से यह आश्वासन जरूर ले लिया कि भविष्य में वह रुपए, पैसे, गहनों से कमला को दूर ही रखेगी। अनुपमा ने बुआ का मन रखने के लिए उन्हें कह दिया, पर उसे कमला पर अविश्वास करने का कारण समझ में नहीं आता था। उसके अधिकतर पड़ोसी एक झाड़ू बर्तन वाली से काम चलाते थे, लेकिन वह सोचती थी कि उसका स्तर उन सबसे ऊंचा है। सुरेश ने सबसे पहले अनुपमा को पास के नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। सिर पर घाव होने के कारण वहां टाके लगाए गए थे। रमा और रेखा ने अनुपमा के पास रहने का आश्वासन दिया तो सुरेश घर आ गया और आते ही उसने अपने और अनुपमा के माता पिता को सूचना कर दिया। सुरेश ने बुआ को भी सूचना कर दिया। बुआ नजदीक थी और वह अच्छी तरह से जानता था कि उस पर आई इस आफत को सुनते ही बुआ दौड़ी चली आएगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाकर सुरेश दोबारा नर्सिंग होम चला आया था। सिर में टाके लगाने के लिए अनुपमा के एक ओर के बाल साफ कर दिए गए थे। हाथ में पट्टी बंधी थी, पर वह पहले से ठीक लग रही थी। सुरेश, मेरे कपड़े बदलवा दो, कमला से कहना। अलमारी से धुले कपड़े निकाल देगी, अनुपमा थके स्वर में बोली थी। नाम मत लेना उस नमक हराम का, कहीं पता नहीं उसका। तुम्हें अब भी यह समझ में नहीं आया कि तुम्हारी यह दशा कमला ने ही की है। सुरेश क्रोधित हो उठा था। क्या कह रहे हो? कमला ऐसा नहीं कर सकती। याद करने की कोशिश करो, हुआ क्या था तुम्हारे साथ। पुलिस तुम्हारा बयान लेने आने वाली है। अनुपमा ने आंखें बूंद ली थी। देर तक आंसू बहते रहे थे, फिर वह अचानक उठ बैठी थी। मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं आज कमला के साथ बैंक गई थी, 50,000 रुपये निकलवाए थे। घर आकर कमला खाना बनाने लगी थी। मैंने उससे एक प्याली चाय बनाने के लिए कहा था। चाय पीने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अनुपमा सुबकने लगी थी। 2 दिन बाद तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें उपहार देना चाहती थी, तभी बुआ आ पहुंची थी। उनके गले लगकर अनुपमा फूट फूट कर रोई थी। देखो बुआ जी, क्या हो गया? मैंने कमला पर अपनों से भी अधिक विश्वास किया, सभी सुख सुविधाएं दी, उसने मुझे उसका यह प्रतिदान दिया है। अनुपमा बिलख रही थी। बुआ चुप रह गई थी। वह जानती थी कि कभी कभी मौन शब्दों से भी अधिक मुखर हो उठता है। वह यह भी जानती थी कि बहुत
कम लोग दूसरों को ठोकर खाते देखकर संभलते हैं, अधिकतर को तो खुद ठोकर खाकर ही अक्ल आती है। कमला 50,000 रुपये के साथ ही घर में रखे अनुपमा के गहने कपड़े भी ले गई थी। लगभग 2 माह बाद अपने 2 साथियों के साथ पकड़ी गई थी और तभी अनुपमा को पता चला कि वह पहले भी ऐसे अपराधों के लिए सजा काट चुकी थी। सुनकर अनुपमा की रूह कांप गई थी। सुरेश, माँ, पिताजी तथा घर के अन्य सभी सदस्यों ने उसे समझाया था कि भाग्यशाली हो जो तुम्हारी जान बच गई, नहीं तो ऐसे अपराधियों का क्या भरोसा। इस घटना को 10 वर्ष बीत चुके हैं। अनुपमा का 8 वर्षीय बेटा है। एक बाई अब भी उसका हाथ बटाती है, पर सब पर अब विश्वास करना और अपना कार्य स्वयं करना सीख लिया है अनुपमा ने। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब